नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? आज हम कक्षा 9 के गणित पाठ 7 त्रिभुज को पढ़ने वाले हैं। तो भाई जी आपने कुछ पढ़ा है? त्रिभुज क्या होता है बालकों, बताओ कुछ पढ़ा हो तो। कुछ नहीं पढ़ा? सुना होगा त्रिभुज के बारे में? हाँ, नहीं सुना? चलो ठीक है, मैं सुना देता हूं। त्रिभुज क्या होता है? एक तीन भुजा से बना हुआ एक आकृति होती है, ठीक है। और उसकी तीनों भुजाएं क्या करती हैं? एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, ऐसी होती हैं। और उनके बीच में तीन कोण बनते हैं और तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, उन्हें बोलते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें क्या है? तीन भुजाएं हैं और तीनों भुजाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को मतलब काट रही हैं। तो जैसे ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये वाली भुजा यहां पे प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए? तीन भुजाएं तो हों पर वो क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अच्छा, जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो यहां पे एक बिंदु बन रहा है जहां पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु। तो शीर्ष बिंदु कितने होंगे? तीन। तो यानी कि तीन होंगे इसमें शीर्ष बिंदु और तीन क्या होंगी? भुजाएं होंगी। और तीन क्या होंगे? कोण होंगे। एक दो तीन, तीन क्या होंगे? कोण होंगे। तब हम किसी भी आकृति में अगर ये तीन चीजें हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज है। मतलब तीन भुजाएं हो, तीन कोण हो, शीर्ष बिंदु हो, तब उन्हें क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। शीर्ष बिंदु कब होंगे? जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कम से कम दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तभी बनते हैं। ऐसी आकृति को त्रिभुज बोला जाता है। तो इसको आप तरह तरह से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ऐसी हो। ऐसी है, ठीक है, ये भी त्रिभुज है, इसमें तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है, तीन शीर्ष बिंदु हैं। ऐसी है, ये भी त्रिभुज ही है, ठीक है। तो तरह तरह के हो सकते हैं। क्लियर है बात? त्रिभुज समझ में आया? तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तीन भुजाओं से प्रतिच्छेदित एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्लियर है बात? यहां पे लिख देता हूं। तो त्रिभुज समझ में आ गया। इसकी परिभाषा, तीन भुजाओं से प्रतिच्छेदित एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तीन भुजाओं से हैं और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये बंद है, मतलब इनका बंद है, खुली नहीं है, तो इनको त्रिभुज बोलेंगे। इनमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तीन शीर्ष बिंदु होनी चाहिए, एक दो तीन, मतलब जहां पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती एक दूसरे को काटती हैं उसे शीर्ष बिंदु कहते हैं। तीन भुजा होनी चाहिए और तीन कोण बनने चाहिए, तब उन्हें हम त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज क्लियर हो चुका होगा। अब है त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखो भाई, सर्वांग सम क्या चीज है? टॉपिक दिया गया है 7.2 से, बोला गया है त्रिभुज की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, CONGRUENCE, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो, कोई आकृति, कोई दो आकृति की बात होगी। सर्वांग सम किसके बीच में देखा जाता है? दो आकृति के बीच में देखा जाता है। कोई दो आकृति है और वो बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही है, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे कि अब ये दो है मार्कर, ठीक है, ये मार्कर है, दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है। यहाँ पे पर कलर का चेंज है, पर इनकी डायमेंशन जो है वो बिल्कुल एक जैसी है। अगर मैं एक को एक के ऊपर रख दे रहा हूं, अगर मैं ऊपर से, मैं इधर से ऐसे देख रहा हूं या फिर आप इधर से देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही मार्कर दिखेगा वहां से, ठीक है। उधर से आप देख रहे हैं तो एक ही मार्कर दिखेगा। क्लियर है बात? और अगर मैं इस मार्कर को इधर आगे कर दूंगा फिर भी ये आगे वाला ही दिखेगा, दूसरा वाला नहीं दिखेगा। तो मतलब ऐसी आकृति होनी चाहिए, दो ऐसी आकृति होनी चाहिए, मतलब एक समान हो बिल्कुल, उनकी भुजाएं, दिशाएं, कलर, डायमेंशन सब कुछ समान हो। और एक को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो नीचे वाली आकृति ना दिखे, और या फिर जो नीचे वाली है फिर उसको उसके पहले वाले के ऊपर रखा जाए तो
अब ये वाली भी आकृति ना दिखे, वरना बोलो कि भैया एक आकृति बड़ी ले ली, एक छोटी ले ली, बड़ी वाली को ऊपर रख दे, नीचे वाली तो नहीं दिख रही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल एक समान होनी चाहिए। क्लियर है बात? उसे बोला गया है सर्वांग समता। तो यहां पे आप क्या क्या हो सकता है, मान लो दो वर्ग हैं बिल्कुल सेम भुजा के, एक वर्ग ये बना दिया, एक वर्ग ये बना दिया, बिल्कुल सेम भुजा के। यहाँ पे तो बिल्कुल दिखेंगे नहीं क्योंकि मैं बना रहा हूँ भाई, मेजर तो कर नहीं रहा, अलग अलग दिख रहे हैं। अगर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ये नीचे वाला दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। इसका नेमिंग कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी। तो ए के ऊपर बी वाला जब रखूंगा तो सिर्फ हमें ऊपर से क्या दिखेगा? बी वाला दिखेगा, ए वाला नहीं दिखेगा। और क्या होना चाहिए? अगर ए को बी के ऊपर रखूं तो सिर्फ ए वाला दिखे, बी वाला ना दिखे। ऐसी होनी चाहिए स्थिति, तब हम बोलेंगे दो आकृतियां या जो भी वस्तु है वो क्या है? सर्वांग सम है। वस्तुएं भी सर्वांग सम होंगी, ठीक है, आकृति ही नहीं, रियल में कोई वस्तु है बिल्कुल एक के जैसे एक है तो उनको हम सर्वांग सम ही बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपकी बुकें आती हैं, एक ही सब्जेक्ट की बुक, फिजिक्स की ले, चलो मैथ की ही ले लो, ठीक है। तो मैथ की क्या है, एक 9th क्लास की मैथ है, दूसरी भी 9th क्लास की है, तो दोनों क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। अगर एक बुक को उसके दूसरे के ऊपर रख दो और ऊपर से देखो तो नीचे वाली बुक नहीं दिखेगी, क्योंकि बिल्कुल उसी के समान है भाई, सिर्फ ऊपर वाली ही दिखेगी। और नीचे वाली उठा के ऊपर रखो तो फिर अब ऊपर वाली दिखेगी, नीचे वाली नहीं दिखेगी। तो इस चीज को बोला गया है सर्वांग सम। क्लियर है बात? तो जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही हो, आयत, आयतन, वृत्त, ठीक है, सारी चीजें सर्वांग सम होती हैं। पर हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं इसलिए हम त्रिभुज की बात करेंगे, बस, समझ रहे हो। बाकी आपके जो आज के टाइम पे फोन आते हैं, फोन एक ही कंपनी का, एक ही जो होता है ना, उनकी नेमिंग अलग अलग सीरीज आती है, तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब ये मत बोल देना भाई बहन सर्वांग सम है, नहीं, भाई बहन है या भाई भाई है, सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। उनकी किसी, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई का कलर अलग है, कोई का हाथ छोटा है, कोई का पैर बड़ा है, ऐसा होता है ना। तो सब बिल्कुल डिट्टो एक जैसे ही नहीं होते हैं, कुछ कुछ मिलते हैं। तो सर्वांग सम क्या होते हैं? बिल्कुल डिट्टो। फोटोकॉपी भी नहीं बोल सकते, फोटोकॉपी हाँ बोल सकते हैं, फोटोकॉपी बोल सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही फोटोकॉपी हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे त्रिभुज की सर्वांग सम क्या होगी? ये दो त्रिभुज हैं, उनकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी? मेजरमेंट में भी बराबर होंगी। मान लो ये वाली 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ये वाली भी 5 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो ऐसी दो त्रिभुजें होंगी, त्रिभुज होगा तो उसको हम बोलेंगे ये क्या है? एक दूसरे के सर्वांग सम है। क्लियर है बात? तो बस यही है 7.2 में, बस त्रिभुज की सर्वांग समता आप समझ गए, बस इतना बहुत है इसके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। हाँ, और एक चीज यहां पे देख लेना, अगर मैं इस त्रिभुज का नेमिंग कर दूं ABC, इसको कर दूं PQR, तो सर्वांग सम को कैसा, क्या चिन्ह है? इसका चिन्ह होता है बराबर लगा के उसके ऊपर ऐसे बना देते, इसको बोलते हैं सर्वांग सम का चिन्ह, ठीक है। तो यहां पे त्रिभुज, त्रिभुज को कैसे लिखते हैं? आगे एक छोटा सा त्रिभुज बना दो, उसके बाद नेमिंग कर दो ABC। तो त्रिभुज ABC यानी कि ये वाला त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज PQR, ठीक है। अगर दो आकृति सर्वांग सम है तो उसको मैथ में हम ऐसे लिखेंगे, ये लिखने का तरीका है, अच्छे से नोट कर लो इन चीजों को छोटी छोटी, फिर आगे चले। अगला टॉपिक है 7.3 के नाम से आपके बुक में दिया गया है, बोला गया है त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां। इसका क्या मतलब है कि कोई दो त्रिभुज है, सर्वांग सम होगा, उसके लिए कम से कम क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हम बोल सके कि ये बिल्कुल सर्वांग सम है। तो उसके ऊपर हम देखेंगे कुछ केस और इनके आधार पे हम फिर आगे बताते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इन त्रिभुज का बेस जो माना यानी कि AB, और एक त्रिभुज माना है PQR, तो इसमें PQ ये दोनों बराबर कर रखा है, ठीक है। ये मतलब 5 सेंटीमीटर है, ये भी इसका 5 सेंटीमीटर ही है, और हमने इससे एक त्रिभुज बनाया है, ये ऐसा बना दिया, और एक त्रिभुज बनाया है, ये ऐसा बना दिया, ये ABC, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसकी पहली कसौटी हमने देखी कि क्या त्रिभुज का एक सिर्फ एक भुजा बराबर हो तो वो क्या सर्वांग सम होगा। तो भाई देखो, इसकी ये भुजा हमने बराबर रखी है, ठीक है। अब हम इसकी सर्वांग समता चेक करते हैं।
पी क्यू आर को उठाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं, और जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला ए बी सी तो आपका ऐसा है कुछ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ए बी सी, और ये पी क्यू आर क्या है, ये इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये वाला तो समान है, पी क्यू तो सेम ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही क्यों, मतलब थोड़ा सा ये ऊपर है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा और ऐसा बनेगा, तो ये बन जाएगा पी क्यू आर। तो क्या ये पी क्यू आर एबीसी को पूरा पूरा ढक रहा है? नहीं ढक रहा है। मतलब कि अगर त्रिभुज की एक भुजा बराबर है तब हम दोनों त्रिभुजों को नहीं बोलेंगे कि सर्वांग सम है, क्योंकि हमने करके देखा ऐसा नहीं हो रहा। तो हमने यहां पे क्या किया था, ए बी भुजा बराबर किया था पी क्यू के, और इस कंडीशन में हमें पता चला कि ये सर्वांग सम नहीं बोला जा सकता। इस क्राइटेरिया, इस कसौटी पे तो नहीं हम बोल सकते कि एक भुजा बराबर है तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्लियर है बात? तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी कसौटी हमने इसकी लिया, दूसरी क्राइटेरिया लिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी एक भुजा भी तो बराबर कर रखी थी, अब हम इनका एक कोण भी बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो भाई एक कोण भी बराबर कर देते हैं हम, ये वाला कोण कर देते हैं, ठीक है, ये लो। तो ये ए बी था, ठीक है, ये कोण हमने कर दिया, ये मान लिया इसका 30 है, और ये ए बी और पी क्यू बराबर ही थे 5-5 सेंटीमीटर, और इधर भी पी क्यू और इसको भी 30 कर दिया, ठीक है, ये ऐसे बना दिया, ठीक है, पी क्यू आर ए बी सी। तो अब बताओ, अब अगर हम इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रखें, ए बी सी के ऊपर, तब ये कैसा बन जाएगा, देखो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ए बी के ऊपर ही पी क्यू आ जाएगा, वो तो पूरा आ जाएगा। ये कोण है, इसके साथ भी ये वाली लाइन भी 30 अंश ये मतलब इसी के साथ जाएगी, पर ये लाइन क्या है, इस AC से बड़ी है, दिख रही है ना आपको बड़ी, तो मतलब ये क्या होगा, कुछ ऐसी चली जाएगी। इसको मिटा देता हूं, कुछ ऐसा बनेगा आपका क्या, पी क्यू आर। क्लियर है बात? जब पी क्यू आर ऐसा बन रहा है मतलब ये पूरा आकृति को तो ढक ले रहा है, ऊपर से नीचे वाली को तो ढक लिया, पर अगर हम नीचे वाली एबीसी को इसके ऊपर रखेंगे तो वो पूरा नहीं ढकेगी। मतलब इस कंडीशन में भी हमें ये पता चला कि ये सर्वांग सम नहीं हो रहे हैं। कब? जब हमने एक भुजा बराबर रखी ए बी बराबर पी क्यू, और एक कोण बराबर रखा था क्या, सी ए बी और आर पी क्यू, सी ए बी आर पी क्यू। तब हमें क्या मिला कि तब भी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो रहे हैं। समझ पा रहे हो बातों को? अच्छा, हमने तीसरी कसौटी ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हमने दो इनकी भुजाएं, एक भुजा बराबर की थी, एक कोण बराबर कर दिया है, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे बना देता हूं, ठीक है, एक भुजा बराबर है, ये पी क्यू, ये ए बी, एक कोण बराबर है, कोण बराबर है। अब हम इसकी तीसरी भुजा भी बराबर कर देते हैं, मतलब ये वाली भुजा भी हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ये जब 4 सेंटीमीटर का होगा तो ये यहीं से होके जाएगा, और ये भी जब मान लो 4 सेंटीमीटर कर लेंगे तो ये भी यहीं से होके जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या था, 5 सेंटीमीटर पहले से ही चला आ रहा था, ये भी 5 सेंटीमीटर पहले से चला आ रहा था, ये कोण 30 अंश था, ये भी 30 अंश था। अब बताओ, अब अगर हम पी क्यू आर को ए बी सी त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो क्या ये पूरा पूरा ढक लेगा? हाँ जी, बिल्कुल ढक लेगा। दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर रखोगे तो ये पूरा पूरा इसी के ऊपर ढक लेगा, और अगर हम ए बी सी को इसके ऊपर रखेंगे तो इसको भी ये पूरा पूरा ढक लेगा। मतलब कि हमने देखा, जब दो चीजें हमने ली थी, दो क्राइटेरिया ली थी, मतलब पहले एक क्राइटेरिया ले, फिर दो चीजें ली, दोनों पे भी, उस पे भी सर्वांग सम नहीं हुए, पर तीसरे पे क्या हुआ, तो हमारा पहला तो एक था कि ए बी बराबर पी क्यू था, ये भुजा। दूसरा क्या कर लिया, सी ए बी बराबर पी आर पी क्यू कर लिया। अब तीसरा क्या किया हमने, ए सी बराबर पी आर कर लिया। तब हमें क्या मिला कि ये दोनों सर्वांग सम हो गई, ठीक है। और ये क्या थी, साइड थी, भुजा थी साइड, और ये क्या था, एंगल था, कोण, ये भी क्या था, साइड थी। और इसी चीज को बोला गया है SAS।
सर्वांग सम। नियम। ठीक है, मतलब कि कोई दो त्रिभुज हैं, उनकी दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? और वो कोण कैसे, कौन कौन से होना चाहिए, मतलब दो जो भुजाएं बराबर हैं उनके अंतर्गत कोण होना चाहिए, मतलब उनके बीच में जो कोण बना हो वही होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों भुजाएं क्या थी, ये बराबर इसके थी, ये इसके बराबर थी, और इनके बीच में ही कोण था ये बात याद रखना। तो SAS सर्वांगसम रूल क्या कहता है, यदि किसी एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर हों, तब उन्हें हम SAS सर्वांगसम कहते हैं। तो इसको अच्छे से आप लिखना चाहो तो लिख लो, या फिर आप समझ के रखो कि SAS सर्वांगसम क्या होगा। ये किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण और दूसरे वाले त्रिभुज की दो भुजाओं के अंतर्गत कोण, ये चीजें बराबर हो, तब हमें SAS सर्वांगसम रूल उसे बोलना है। क्लियर है बात? इसे नोट करना चाहो तो कर लो, बाकी आपको मेन चीज ये समझ के रखना है कि SAS सर्वांगसम किसे कहते हैं। तो बच्चा जी आप समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत, और समझ पा रहे हो तो मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि क्या हो रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ पा रहे हो आप कि नहीं। हाँ, और इसी तरीके से फिर एक क्राइटेरिया और देखा गया कि अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर हो, जैसे कि मान लेते हैं ये है एक ये है, ये भुजा बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों कोणों के, दोनों त्रिभुजों के, ठीक है, और इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं उनको भी हम बराबर कर देते हैं, ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, ठीक है, ये भी बराबर है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है, मतलब उनके क्या हो, दो कोण बराबर हो, एक तो ये वाला कोण और एक ये भुजा और एक ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तब भी क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें दो कोण हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और एक भुजा है, और इसको बोला गया है ASA। ए मतलब एंगल साइड एंगल, सर्वांगसम नियम। समझ पा रहे हो बात को? तो ASA क्या होता है, उसमें क्या होंगी, दो कोण होंगे और एक भुजा होगी। ऐसी अगर दो त्रिभुज के बराबर है तो उन्हें बोलेंगे ASA सर्वांगसम। और हमको याद रखना है कि कोण कौन से होना चाहिए, जो भुजा बराबर है उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण, मतलब ये भुजा बराबर थी तो इन्हीं के अंतर्गत वाला कोण बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये भुजा बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला एंगल ले ले, ऐसा होगा तो हम उसे नहीं बोलेंगे ASA। क्लियर है बात? ओके, इसे नोट कर लो, बाकी इनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, रटना उठना नहीं है, बस आपको इतना समझ के रखना है कि SAS ASA होता क्या है। तो SAS क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो और इनके अंतर्गत वाला एक कोण, मतलब उनके बीच वाला कोण बराबर हो दो त्रिभुजों का, तो उन्हें SAS। ASA क्या होगा, एक भुजा बराबर हो और उसी के अंतर्गत वाला कोण बराबर हो, तब उन्हें बोलेंगे ASA। इसी तरीके से AAS है, ठीक है। AAS क्या होता है, मतलब ये त्रिभुज ना होके, ये वाला कोण बराबर ना होके अगर ये वाला भी कोण बराबर हो, ठीक है, ये वाला ना बराबर हो, अगर ये वाला कोण भी बराबर होगा तो इसे बोलते हैं AAS सर्वांगसम। ठीक है,
तो बस यही है, हम देखते हैं अभी कौन से होते हैं। तो ASA क्या था, उसी की भुजा हो उसी के अंतर्गत वाला कोण हो। SAS क्या था, दो भुजाएं हो उन्हीं के अंतर्गत वाला कोण हो। AAS क्या होगा, एक भुजा है एक तो इसका अंतर्गत वाला कोण हो, एक ये वाला कोण हो, तब इसे ASA बोलते हैं, सर्वांग सम। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्नावली पे।